नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म और शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासन सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसके मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर दिए थे। इन्हीं में से एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगला शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब तक दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको इस बात से हैरानी हो सकती है, पर उन दिनों गुलाम रहने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी पद भी सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में भी ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। अब जानते हैं सल्तनत के सामने जो चुनौतियां थीं। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र ना करें। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा यानी धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहों का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र और राज्य विस्तार, बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन
भी बनाए थे। इनमें प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। अब जानते हैं प्रारंभिक तुर्क शासक यानी गुलाम वंश, जिसका समय था 1206 ईस्वी से 1290 के बीच। शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी के बीच का शासन रहा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों में इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान-ए-जहलगानी का निर्माण किया। इसकी शासन व्यवस्था की बात करें तो इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनवाया। उसने अक्ता भी इसे कहते हैं, इक्ता को अक्ता भी कहते हैं, व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। सुल्तान ने अपनी सल्तनत यानी राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहते हैं। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूल करते। अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई।
उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब जानते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया, परंतु सरदारों और उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया तथा अंततः 1240 ईस्वी में कैथल यानी हरियाणा में रजिया की हत्या करा दिया गया। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद का शासन 1246 से 1265 के बीच रहा। 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बनबन था को अपना नायब बनाया। बनबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। बलबन 1265 से 1287 के बीच का शासन रहा। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सर्वप्रथम उसने तुर्कान ए चिहलगानी नामक 40 गुलामों के दल को समाप्त किया और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलबन ने कानूनों को लागू करने में कठोरता बरती। उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई तथा उसने राजा के पद को भी प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था।
वह ना तो कभी मजाक करता था ना ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार 9 रोज मनाने की प्रथा आरंभ की। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिक को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। यह नई आक्रमणकारी मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता था, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हष्ट-पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर की गई। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश की शासक अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। तो ये थी आपको सल्तनत काल की कहानी। आगे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।